हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग कर रहे हैं इस समय पर एसएससी सीजीएल में जो 2024 में जो क्वेश्चन आए थे ना, सारे के सारे जो 36 की 36 शिफ्ट हुई थी उसके हम जीएस के क्वेश्चंस यहाँ पर कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डेली एक सेकंड रुकना। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग की डेली ये सीरीज कर रहे होंगे, डेली की डेली वीडियोस देख रहे होंगे और आप लोगों को इम्प्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगी धीरे धीरे करके। ओके, चलो तो पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये देखो, ये है 10 तारीख का दूसरी शिफ्ट। पहली शिफ्ट कल कराई थी मैंने, तो एक एक करके हमने सारी शिफ्ट कराते जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो जरूर देखेंगे। देखो, एज ऑफ मार्च 2023 हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। अच्छा देखो, ये डेटा जो है 2023 तक का है। हम लोग बात करें अगर 2024 तक की या स्टिल अभी तक 2025 तक की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो अभी भी स्टिल 25 ही यहाँ पर हाई कोर्ट्स हैं भारत में इस समय पर। अच्छा, हाई कोर्ट्स को कौन बनाता है? तो ये संसद बनाती है। ठीक है, ये संसद बनाती है। कितने हाई कोर्ट होंगे? सुप्रीम कोर्ट की मतलब कितनी ज्यादा बेंचेस होंगी, कितने उसमें जजेस होंगे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये चीजें संसद ही देखती है। अच्छा, जो जजेस होते हैं जो हाई कोर्ट में अपॉइंट होते हैं वो कौन अपॉइंट करता है? तो देखो, अपॉइंटमेंट का जो काम है, जैसे हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं राज्यपाल। मतलब राज्यपाल जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं गवर्नर। ठीक है, लेकिन इनको जो एक तरीके से सेलेक्ट कौन करता है, तो वो सेलेक्ट करता है कोलेजियम। सुप्रीम कोर्ट का एक कोलेजियम है, वहां पर सीनियर 5 जजेस बैठते हैं इंक्लूडिंग सीजीआई। वो इन्हें सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये जो है ना, वो सरकार के पास भेजी जाती है और फिर सरकार इन्हें अपॉइंट की जाती है। सॉरी, सरकार इन्हें भेजती है आगे प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और जो स्टेट है उस स्टेट में वो गवर्नर इन्हें अपॉइंट करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। क्लियर है इतना आप लोगों को? ठीक है, भारत में 25 हाई कोर्ट है, जिसमें से 6 ऐसे हाई कोर्ट हैं जो कि दूसरे स्टेट के साथ भी अपना हाई कोर्ट शेयर करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो पुडुचेरी है ना, वहां पर वहां के जो मामले हैं ना वो जाते हैं मद्रास के हाई कोर्ट में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो वो जाते हैं केरल के में। ठीक है, अगर हम बात करें अंडमान निकोबार आइलैंड्स की, ठीक है, तो ये इनके मामले जाते हैं कोलकाता हाई कोर्ट में। ठीक है, पंजाब और हरियाणा इन दोनों का एक ही हाई कोर्ट है। ठीक है ना, चंडीगढ़ के जो मामले हैं वो भी इसी में जाते हैं। तो इस तरीके से 6 ऐसे हाई कोर्ट है, जैसे दादरा नगर हवेली और दमन जो है ना वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जाते हैं। तो इसके तरीके से 6 ऐसे हाई कोर्ट है जो कि अपने जो कहते हैं स्टेट जो है ना वो शेयर करते हैं, मतलब अन्य हाई कोर्ट के साथ, सॉरी, अन्य स्टेट के साथ भी अपने हाई कोर्ट शेयर करते हैं। क्लियर है? तो कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिए। चलो, अगला है हरेला इज अ फेस्टिवल ऑफ ग्रीनरी, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन, प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो देखो, ये ना उत्तराखंड में मनाया जाता है। अच्छा, हरेला होता क्या है? तो देखो, हरेला जो होता है ना वो हरियाली का दिन होता है। मतलब वर्षा, मतलब जो मानसून सीजन होता है ना, मानसून सीजन के बाद जो खेती शुरू की जाती है ना, जो खेती शुरू की जाती है ना, तो उस समय पर हरेला फेस्टिवल मनाया जाता है। मतलब एक तरीके से आप सोचो कि जैसे मानसून आता है, मानसून के बाद क्या होता है, हर जगह हरियाली हरियाली छा जाती है ना, तो वहां पर ये हरेला फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, ये उत्तराखंड में जो कुमाऊं हिमालय है, ठीक है, जो ऊपर की साइड वाला है वहां पर, और हिमाचल में भी ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, ये कब मनाया जाता है? तो ये सावन के महीना पड़ता है ना, अभी जैसे अभी जो है जैसे मई चल रही है, तो जून और जुलाई, जुलाई के बाद पड़ेगा। ठीक है, जुलाई में हाँ, मतलब जुलाई में सावन का महीना शुरू हो जाता है, तो उस समय पर ये त्योहार मनाया जाता है। क्लियर है आप लोगों को? इतना आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो कुछ यहाँ के भी आप लोगों को याद रखना है। जैसे खजुराहो, क्या बोलते हैं खजुराहो, क्या था, एक सेकेंड ना, हाँ, खजुराहो नृत्य फेस्टिवल था। ठीक है ना, एक खजुराहो नृत्य फेस्टिवल, एक इसके अलावा तानसेन संगीत, ठीक है ना, तानसेन संगीत फेस्टिवल। अच्छा, कल ना ये सवाल भी आप लोगों को मैंने कराया था, मतलब ये है 10 तारीख की दूसरी शिफ्ट। ठीक है, और 10 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी ना उसमें ये सवाल पूछा गया था कि तानसेन संगीत फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, और वो भी ग्वालियर में मनाया जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें याद रखनी है। ठीक है, हरियाणा के बारे में अगर हम बात करें तो हरियाणा का आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर एक, कई बार आप लोगों से एग्जाम पूछा गया कि सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? तो देखो, वो हरियाणा में लगता है। ठीक है, असम के बारे में बात करें तो अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला, ये कामाख्या देवी टेम्पल है गुवाहाटी में, वहां पर ये लगता है। इसके अलावा आप लोगों को एक नाम और याद रखना है, यहाँ पर देखो बिहू भी मनाया जाता है। ठीक है ना, तो बिहू भी असम में बहुत ज्यादा मनाया जाता है, तो ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पूछा गया, विच स्पीशीज इज नोन एज द ब्लैक लिप्ड पीरल, ठीक है, ऑल्सो फाउंड इन द इंडो पैसिफिक विद इन द ट्रॉपिकल
कोरल रीफ्स। ठीक है, तो देखो इसका जो आंसर होगा ना वो सिंपली ये होगा, देखो पिंक टाडा मार्गरीट फेरा। ठीक है, अब देखो ये चीज मैं आप लोगों को कई बार हर एक पेपर में बताता हूँ कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बहुत ही ज्यादा अटपटे होते हैं और वो क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, वो क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही आते हैं। तो ये उनमें से ये क्वेश्चन है जो आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है, अटेम्प्ट नहीं करना होता है। क्योंकि देखो आप लोग कितना ही पढ़ लो, ये क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप लोग चाहे यूपीएससी की भी तैयारी करें ना, तब भी आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा। हाँ, तुक्के में ही किसी का सही हो जाए तो बात अलग है, वरना ये सही नहीं होगा। क्लियर है आप लोगों को? चलो, या फिर आप लोग इसी फील्ड में बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं या फिर इसी फील्ड में आप लोगों ने ग्रेजुएशन वगैरह किया तो हो सकता है आप लोगों का जाए, वैसे आप लोगों को ये लगाना है। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। द सीएसओ, ठीक है ना, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड इन, ये जनवरी 2015 में अडॉप्ट किया गया था। अच्छा, जीवीए होता क्या है? तो देखो ये होता है जैसे कोई भी एक वस्तु ले लो, ठीक है ना, कोई भी एक वस्तु ले लो और उस पर ना कुछ सेवा का मतलब एक तरीके से जो कुछ जोड़ा जाता है, मतलब जो एक तरीके से कह लो कि भाई कोई जो वस्तु है, मैं कहता हूँ जो 100 रुपए की चीज है मान लो एक, ठीक है। अब मान लो इसमें क्या हुआ कि मैंने ऐसे मान लेते हैं ये 100 रुपए का एक बिस्कुट है, इससे समझ में आसानी से आएगा। अब बिस्किट बनाने में मैदा लगा, ठीक है ना, गैस लगा मुझे, ठीक है, इसके अलावा मुझे शुगर लगा, क्या बोलते हैं उसे, ठीक है, शुगर लगा, यानी मीठा भी तो डालूंगा ना इसमें, तभी तो मीठा वाला बिस्कुट बनेगा, ठीक है ना, शुगर लगा। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें लगी, इंग्रेडिएंट मैंने काजू किशमिश बादाम सब डाल दिए इसमें, ठीक है। तो उस तरीके से ये जो बिस्कुट का पैकेट है मेरा वो बन के आया 60 रुपए का, ठीक है। लेकिन मैं तो इसे 100 रुपए में बेच रहा हूँ, तो यानी कि जो 40 रुपए मैंने लगाया ना वो है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि इसमें मैंने ग्रॉस में कुछ वैल्यू ऐड कर दी है, तो वो होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। अच्छा, ये होता क्या है? जैसे मैं अगर इसको निकालना चाहूँ तो इसका फॉर्मूला होता है कि जीवीए बराबर होता है कि देखो जो आउटपुट आया अपने पास, ठीक है, उसमें मैंने जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है वो घटा दिया। यहां पर देखो क्या है, आउटपुट कितने का आ रहा है? आउटपुट आ रहा है मेरा 100 रुपए का, ये बेच रहा हूँ ना, आउटपुट है। इसमें से मैंने इंटरमीडिएट कोर्स जो है ना वो लगाया था मैंने 60 रुपए का, यही तो लगाया था मैंने, ये सब 60 रुपए का तो लगाया था। तो 40 रुपए मेरा यहाँ पर जीवीए आ गया, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है ना वो 40 रुपए आ चुका है, ठीक है। अच्छा, इस पे होता क्या है, तो इस पे ना हमारी जीडीपी जो हमारी जीडीपी वगैरह ना वो कैलकुलेट की जाती है, साथ साथ नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, तो ये उस चीज के लिए काम आता है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, इससे पहले क्या 2015 में से तो ये कैलकुलेट इस पे मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड पे अडॉप्ट कर लिया गया है, ठीक है ना, उस पे चीजें निकाली जा रही है। लेकिन उससे पहले क्या था? तो उससे पहले था देखो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज समझ में ना आए कि जीडीपी क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, और जीबीए भी शायद मतलब डीप में समझ में नहीं आएगा। तो देखो ये तो अभी टेस्ट सीरीज मतलब ये तो अभी क्वेश्चन सीरीज चल रही है पीवाईक्यू की, जिस दिन मैं आप लोगों को इकोनॉमी का लेक्चर पढ़ाऊंगा ना उस दिन मैं आप लोगों को ये अच्छे से और डिटेल में समझाऊंगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया वाज द ऑथर ऑफ स्त्री पुरुष तुलना। तो ये थी ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे ने 1882 में, ठीक है, आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, 1881 में लॉर्ड मेयो ने जो जनगणना थी वो शुरू करी थी, 1882 में इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना जो है ना वो लिखी थी। अच्छा, ये जो है ना वो 19th सेंचुरी में जो महिलाओं की स्थिति थी ना उसके ऊपर रिलेटेड बुक्स थी कि उस समय महिलाओं की क्या दशा थी, महिलाओं को कितने अधिकार प्राप्त थे, पढ़ने दिया जाता नहीं जाता, तो ये सारी चीजें थी। अच्छा, उस समय पर ना पुरुष प्रधान बहुत ज्यादा चीजें चला करती थी, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ज्यादा थी, तो इनकी जो ये जो बुक थी ना उसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं मिली। हालांकि जो ज्योतिबा फुले थे, ठीक है, जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, ज्योतिबा फुले, उन्होंने काफी ज्यादा सराहना की थी कि ये किताब के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, स्वर्ण कुमारी देवी ये कौन थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की बड़ी बहन थी, ये भी समाज सुधारक थी, इनका भी क्रांति काफी ज्यादा मतलब भारत की आजादी में योगदान रहा था। पंडित रमाबाई ये भी काफी ज्यादा समाज सुधारक थी। और उषा मेहता के बारे में बात करें तो ये भी क्रांतिकारी थी। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और बहुत सारे जो नेता थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ठीक है, इन लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था ना, उस समय पर उषा मेहता जी ने अंडरग्राउंड रेडियो शुरू किया था, ठीक है ना,
अंडरग्राउंड मतलब छुप के, मतलब ये रेडियो ऑपरेट करती थी और अपनी जो क्रांतिकारी भावनाएं हैं और जो हमारे मतलब देश के ऊपर अत्याचार जो हो रहा था उस बातों को ये देश में जगह जगह सभी लोगों तक पहुंचाती थी। ठीक है, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस नहीं, जिसके लिए इन्हें 1998 में पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, हो सकता है इस साल ये आप लोगों से पूछ ले, पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया था और सन 2000 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1920 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अभी रिसेंटली ना इनके ऊपर एक मूवी भी आई थी। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखी नहीं देखी, विद्या बालन जी ने उसमें उषा मेहता का किरदार निभाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 विच वाज हेल्ड इन कायरो, इजिप्ट? तो देखो ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर ये जो है ना ये गलत दिया है। यहाँ पर जो आंसर है ना वो है 9। ठीक है, भारत ने 9 मेडल जीते थे। 2 थे जिसमें से गोल्ड मेडल, 4 थे जिसमें से सिल्वर मेडल और 3 थे जिसमें से ब्रॉन्ज मेडल। मतलब एसएससी ने क्या, मतलब क्या दिक्कत है एसएससी को, एसएससी ने ये क्वेश्चन मतलब आंसर जो है ना वो गलत दे रखा है। इसमें जो टॉप किया था ना, जो नंबर 1 पर आया था वो था चाइना, जिसने टोटल मिला के 26 मेडल जीते थे और जिसमें से 12 तो गोल्ड ही थे। मतलब कितना अच्छा है ना चाइना, जिसने मतलब भारत ने टोटल मिला के जितने मेडल नहीं जीते उससे ज्यादा उसने गोल्ड जीते। भारत को भी इस फील्ड में ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद अब 2025 में जो है ना अगला वाला जो ये होगा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा वर्ल्ड कप जो होगा ना 2025 में होगा। और खुशी की बात यह है कि इसे इंडिया होस्ट कर रहा है। ठीक है, इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है। अच्छा, इसमें भारत की जो रैंक थी ना वो रैंक थी 6 और चाइना की रैंक थी पहली। भारत ने टोटल मेडल जीते थे 9। क्लियर, चलो। उस्ताद विलायत अली खान ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? माइस्ट्रो मतलब वाद्य यंत्र। ठीक है, तो ये बजाते हैं सितार। अच्छा, सितार जो है ना वो पंडित रविशंकर भी बहुत बजाते हैं, रवि शंकर। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, पंडित रविशंकर के बारे में भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा इनकी एक बेटी भी है अनुष्का शंकर। ठीक है, वो भी काफी अच्छा सितार बजाती हैं। इसके अलावा निखिल बनर्जी। ठीक है, ये कुछ नाम है जो एसएससी ने कई बार आप लोगों से पूछे हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, निखिल बनर्जी हैं, पंडित हरशंकर भट्टाचार्य। ठीक है ना, ये भी है। देखो कई बार ये चीज पूछी गई, इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। उस्ताद जाकिर खान तबला वादक। ठीक है, इन्हें 2024 में ग्रैमी भी मिला था। ठीक है, 2 चीजों के लिए मिला था। एक तो बैंड था इनका शक्ति, उसके लिए मिला था, और एक था इनका और राकेश चौरसिया जी को, उन दोनों को भी मिला था। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखें। अच्छा, मृदंगम में अगर आप लोगों को याद रखना है तो मृदंगम में आप लोग याद रख सकते हैं, देखो इसमें एक नाम बहुत ज्यादा फेमस है, पालघाट टीएस, कहाँ गया, टीएस मनी अय्यर। ठीक है, ये नाम काफी ज्यादा फेमस है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। अच्छा, फ्लूट में अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता ही होगा वैसे तो, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फ्लूट में आप लोग पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है, राकेश चौरसिया, ठीक है, प्रभात शर्मा, ठीक है, इसके अलावा सिकिल माला चंद्रशेखर, ये कुछ नाम है जो आप लोगों को याद रखने हैं। क्लियर, चलो। विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया प्रिवेंट्स द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? अच्छा देखो, सिंपल सी चीज है, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं भी आंसर नहीं पता है तो भी आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे? अच्छा देखो, इंडियन प्लेन्स यानी कि जो मैदानी भाग है ना, अच्छा एक बात तो वो मैदानी भाग प्रिवेंट करना होता है, बचाना है। जो कोल्ड विंड आती है सेंट्रल एशिया की तरफ से, यानी कि जो रशिया वगैरह की तरफ से जो विंड्स आती हैं, कोल्ड विंड्स आती हैं, उनसे भारत को कौन बचाता है? तो मैदान तो नहीं बचा सकता, मैदान में मतलब हवा और तेजी से बहेगी। अच्छा, डेजर्ट के बारे में भी अगर हम बात करें तो डेजर्ट भी कैसे बचा लेगा है? डेजर्ट भी तो रेत ही है, मैदान ही है एक तरीके से। कोस्टल एरिया कैसे बचा लेगा, मतलब पानी के पास का जो एरिया है वो कैसे बचा लेगा? तो हिमालयस क्या है, ये एक बैरियर का काम करते हैं। देखो, हवा को रोकने के लिए कोई ना कोई अवरोध चाहिए। जैसे ऐसे अगर दीवार है, दीवार से हवा टकराएगी तो वो रोक सकती है ना? तो इसी तरीके से जो हिमालय है ना, वो हिमालय खड़े हुए हैं इस तरीके से, और जो हवा आती है ना उससे टकराती है और पीछे की तरफ रह जाती है। क्लियर है? चलो,
विच स्टेट इनिशिएटेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील स्कीम इन द एलिमेंट्री स्कूल, तो ये तमिलनाडु ने शुरू किया। मिड डे मील क्या होता है कि देखो भारत में ना शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सोचा, और पोषण भी देना है बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो उसके लिए सरकार ने सोचा कि एक काम करते हैं, मिड डे मील योजना शुरू करते हैं, मतलब बच्चों को खाना देते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई दिन में एक टाइम खाना आपको यहाँ मिलेगा, भरपेट खाना मिलेगा जितना खाना है, लेकिन आपको स्कूल आना पड़ेगा। इससे दो चीजों को, एक तो बच्चों को स्कूल आने की भी आदत पड़ गई, बच्चे स्कूल भी आते हैं, और साथ साथ उनको खाना भी मिल पाता है भरपेट, तो पोषण उनके पास भरपूर जाता है। तो ये तमिलनाडु ने रिसेंटली शुरू किया। क्लियर, चलो। इन द 7th century AD, ठीक है, द न्यू रीजन कॉल्ड इस्लाम वाज बोर्न इन, तो ये अरेबिया में शुरू हुआ था, और अभी धीरे धीरे करके मतलब बहुत सारे देश हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा कौन सा धर्म सबसे ज्यादा माना जाता है, तो वो इस्लाम है, मतलब सबसे ज्यादा कंट्रीज में इस्लाम धर्म फॉलो किया जाता है, बहुत ज्यादा कंट्रीज हैं इसकी। ठीक है, एक सेकंड पानी पी लूँ। काफी गर्मी पड़ रही है, ठीक है, आप लोग भी पानी पीते रहिए। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल्स, तो ये लिखी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी थी ये वाली जो किताब है। ठीक है, अच्छा, बाकी लोगों के बारे में अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी के बारे में अगर बात करें तो महात्मा गांधी जी की काफी सारी बुक्स हैं, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है, फ्रीडम ठीक है, फ्रीडम बैटल है, एक हिंद स्वराज है। ठीक है, कई बार आप लोगों से पूछी गई है एग्जाम में, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी थी। मोतीलाल नेहरू, इनकी बहुत फेमस एक नेहरू रिपोर्ट है, ये किताब नहीं है लेकिन नेहरू रिपोर्ट है, जो कई बार आप लोगों से पूछी जाती है कि आखिरकार नेहरू रिपोर्ट किसने लिखी है, और बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो जवाहरलाल नेहरू मार देते हैं आंसर, लेकिन मोतीलाल नेहरू यहाँ पर आंसर है। ये क्या था, तो ये देखो भारत की ना जो पहली संविधान की रूपरेखा बनाई गई थी, स्वदेशी संविधान, उसकी रूपरेखा थी ये। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो देखो इन्होंने बहुत ज्यादा किताबें नहीं लिखी इनके, लेकिन जो भाषण थे ना उनको संग्रह करके 2019 में शायद सरकार ने एक बुक निकाली थी। क्लियर, चलो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। देखो आर्टिकल जो 31 है ना, ये होता है राइट टू प्रॉपर्टी का, जिसको अबोलिश कर दिया गया। आर्टिकल 38 जो है ना वो आर्टिकल 38 कहता है कि जो राज्य है वो लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा, मतलब ये डीपीएसपी है एक। ठीक है, आर्टिकल 36 जो कहता है ना वो कहता है कि राज्यों में डीपीएसपी यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज होंगी। ठीक है, आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम पंचायत होंगी। ठीक है, कई बार इसे कहा जाता है कि ये महात्मा गांधी जी का आर्टिकल है, मतलब महात्मा गांधी जी की सोच थी कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए, तो ये उसको लेकर है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। देखो सितार मास्ट्रो पंडित रविशंकर वाज अवार्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इन द बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1998 में, तो इन्हें भारत रत्न मिला था 1998 में। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी के अवार्ड्स की, तो इन्हें 1981 में पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, 1981 में। ठीक है, अच्छा, पद्म विभूषण इन्हें दिया गया था 1967 में। ठीक है, तो इतना ही आप लोगों से पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, इन्हें ना ग्रैमी भी मिला था 1968 में, इन्हें ग्रैमी का भी, म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है ना वो होता है ग्रैमी, जो इन्हें मिला था। और किसके लिए मिला था, तो इन्हें मिला था वेस्ट मीट्स ईस्ट, इसके लिए मिला था। ठीक है, इन्हें एक और बार ग्रैमी मिला था 1973 में, जो मिला था वो इन्हें द कॉन्सर्ट फॉर बांग्लादेश। अच्छा, ये सवाल जो है ना ये वाला जो सवाल है ना, ये आप लोगों के पिछले साल के सीजीएल में आ चुका है, मतलब 2023 के सीजीएल में आया था ये। ठीक है, तो आप लोगों को इसलिए याद रखना है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। एयू इज द सिंबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, तो ये गोल्ड का होता है। अच्छा देखो, ये है अवध सारणी यानी पीरियोडिक टेबल। अगर हम इसमें बात करें तो आखिरकार एयू कहाँ है, देखो ये रहा। ठीक है, और ये गोल्ड का है। ठीक है, तो ये गोल्ड का है। अच्छा, अगर हम बात करें बाकियों की, एक सेकंड, एल्यूमिनियम का, तो इसका एल होता है। देखो यहाँ दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये रहा एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल होता है। अच्छा, सिल्वर की और आर्गन की बात करते हैं, तो देखो आर्गन जो है ना वो ये रहा, आर्गन का AR होता है। और सिल्वर 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 कहाँ है, सिल्वर आप लोगों को दिख रहा है, देखो ये रहा सिल्वर, ये रहा AH। ठीक है, यानी कि देखो इसका होता है AH, इसका होता है AR, इसका AL और इसका AU। ठीक है, तो ये होते हैं इन चारों के। आवत सारणी आप लोगों को पढ़नी चाहिए। क्लियर, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एसोसिएटेड विद द क्लास ऑफ कोल्ड ब्लडेड मेटल, मतलब
ठंडे खून वाले एनिमल्स। अच्छा, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं ना, वो अपने जो शरीर का टेम्परेचर है ना, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मतलब सर्दी में बहुत ज्यादा मतलब ठंडा हो जाता है और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो ये लोग सर्दियों में काफी सुस्त हो जाते हैं और गर्मियों में थोड़े से एक्टिव रहते हैं। अच्छा, कैमिलियन जो है ना, वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा, ये अपना रंग बदल लेता है, रूप बदल लेता है। गिरगिट बोला जाता है इसे, ठीक है। पावो, पावो जो है ना, अच्छा पावो किसे कहते हैं? तो देखो, पावो जो है ना, वो मोर का साइंटिफिक नाम है, मोर का, ठीक है। मैक्रोपस, मैक्रोपस सुनने में बहुत खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन ये कंगारू का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। और पिसी पिसीटाकुला, ठीक है, ये तोता, हाँ तोता, पैरट का ये साइंटिफिक नाम। अच्छा, ये तीनों जो है ना, ये सब वार्म ब्लडेड है, मतलब ये गर्म खून वाले हैं। एक तरीके से इनको ना अपनी बॉडी का टेम्परेचर मिनिमम रखना पड़ता है और ये लोग कर सकते हैं। जैसे ह्यूमंस हम लोग भी है ना, हम लोग कोल्ड ब्लडेड नहीं है, हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, क्योंकि हमें अपने बॉडी का एक टेम्परेचर नियत रखना पड़ता है, जिससे अगर कम होने पर हम बीमार हो सकते हैं और ज्यादा होने पर भी हम बीमार हो सकते हैं। क्लियर? और हम लोग ऐसा, मतलब हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। चलो, which of the following constitution, which article of the Indian constitution grants power to the president to appoint judges of the supreme court? तो देखो 124 में है ये, 124 के देखो 124 में जो कहा गया है ना, वो ये कहा गया कि भारत में सुप्रीम कोर्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट में एक सीजीआई होंगे। इसके कई पार्ट हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 पार्ट हैं। तो पार्ट 2 में बोला गया है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है इन्हें अपॉइंट करने की, ठीक है। क्लियर? आप लोगों को पता चला? अच्छा, पहला जो है ना, वो है कि जजों की संख्या के बारे में बताया गया है, जिनको संसद डिसाइड करेगी कि आखिरकार जजों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। दूसरे में बोला गया है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंट करने की, ठीक है। हो सकता है अगले वाले में आपसे तीसरा पूछ लिया है। तो तीसरा है योग्यता के बारे में, कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या होंगी इन जजों की, ठीक है। चौथा है जो है वो इनको हटाने की क्या प्रक्रिया है, मतलब इनको एक तरीके से अपने पद से हटाना, इन्हें सस्पेंड करना या बर्खास्त करना, जो भी है वो कैसे होगा, ठीक है। पांचवें में है कि सीजेआई को शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ दिलाएंगे उनको प्रेसिडेंट। और रिसेंटली भारत के 52nd सीजीआई बने हैं, ठीक है, BR गवई, तो वो भी आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? अच्छा, आर्टिकल 123 किस बारे में है, ठीक है। आर्टिकल 123 किस बारे में है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आप लोग अगर ढूंढ के बताएंगे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। आर्टिकल 127 के बारे में बात करें, देखो 3 वगैरह इनमें काम नहीं करेंगे, मतलब इनमें है ही नहीं वो। आर्टिकल 127 के बारे में अगर हम बात करें तो वो है कि अगर जजों की संख्या कम पड़ जाए तो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से जज अपॉइंट किए जाएंगे, इसके बारे में है। आर्टिकल 128 जो है ना, कि अगर जरूरत पड़े तो हम रिटायर्ड जजेस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर 128 का है। क्लियर आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर्म? तो ये की थी 1894 में, और 1896 में एथेंस में पहले ओलंपिक हुए थे। क्लियर है? भारत ने 1900 में भारत ने इसमें भाग लेना शुरू किया था। तब भारत ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। अच्छा, ओलंपिक इसके जो हेडक्वार्टर है ना, वो कहाँ है? तो वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, टू विच ग्रुप डू द एल्कलाइन अर्थ मेटल सच एज रेडियम, बेरियम एंड स्ट्रोंगियम बिलोंग्स? तो देखो ये वाला है, देखो बेरियम, ठीक है, स्कैंडियम, स्ट्रोंगियम और बेरियम। तो ये आता है 2A, ठीक है। ये 1A, ये 2A, ये 3A, ये 4A, 5A, 6A, 7A, तो इस तरीके से बढ़ते हैं, तो ये 2A में आता है। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। तो ये है 2A में। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इन वन प्लेयर इज नोन एज द विकेट कीपर? आधे ज्यादा लोग जानते होंगे कि इसका आंसर क्रिकेट होगा। फुटबॉल में और हॉकी में गोल कीपर हुआ करते हैं, और बास्केटबॉल में ऐसा कोई नहीं है, बास्केटबॉल में आपको बास्केट करनी होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो देखो ये आंसर गलत है, रावी इसका आंसर नहीं है, बल्कि इंडस होगा इसका आंसर। वैसे तो देखो एग्जैक्टली तो कोई नहीं है, ट्रांस बाउंड्री जो होती है ना, उसका मतलब ये होता है कि जो एक बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरी बाउंड्री में जा रही है, मतलब एक देश को क्रॉस करके दूसरे देश में जा रही है, ठीक है। तो इंडस रिवर है जो कि जा रही है रावी, व्यास और झेलम, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो अगर 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 ऑप्शन नहीं दिया गया, ऑप्शन में दिया गया है इंडस, तो इंडस ही आंसर होगा, ना कि ये होगा। क्लियर है इतना आप लोगों को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी 2020-21 की रिपोर्ट है, विच ऑफ द ग्रेप्स प्रोडक्शन में टॉप पर कौन है? तो वो है महाराष्ट्र, ठीक है। अच्छा, अगर सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो वहाँ है कर्नाटक, ठीक है। और थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें तो तमिलनाडु, और फोर्थ नंबर पर बात करें तो मिजोरम है,
ठीक है ना। अब ये है एक करंट अफेयर या जो भी कह लो आप लोग, 2020-21 का डेटा है। अभी इस साल का जब डेटा आएगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे, तो वो आप लोगों के लिए टेस्ट होगा अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, आप लोगों में से बहुत ज्यादा लोगों को पता होगा कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसमें भी मतलब सातकर्णी जो वंश था वो था सातवाहना डायनेस्टी का, तो ये आप लोगों को इससे ही पता चल जाएगा ये, ठीक है। इसने बोला है कि जो राजा राज और महाराज से रिलेटेड है वो कौन सी डायनेस्टी थी, तो ये सातवाहिनी थी, ठीक है। तो सातवाहिनी जो डायनेस्टी थी ना उसका सबसे ये एक मातृ संतात्मक मतलब जो थी वो क्या बोलते हैं उसे डायनेस्टी थी, जिसमें माता का नाम लगाया जाता था। गौतमी पुत्र उनके माता का नाम था, गौतमी पुत्र यानी गौतमी का पुत्र है सातकर्णी, सातकर्णी उसका नाम है लेकिन उनकी माता का नाम गौतमी है, तो गौतमी पुत्र है, इसीलिए यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट सेलिनिटी, मतलब सबसे ज्यादा क्षारीयता यानी कि नमक की मात्रा कहाँ होती है, तो ये भी गलत है, यहाँ पर लेक नेम नहीं है। देखो एक ही पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन गलत दिए गए हैं, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा डेड सी, यानी मृत सागर में सबसे ज्यादा क्षारीयता है, यानी कि सबसे ज्यादा नमक पाया जाता है, जिसकी वजह से अगर आप कभी भी मृत सागर में अगर आप लोग डुबकी लगाएंगे तो आप कभी डूब नहीं सकते हैं इस सागर में, इतना ज्यादा नमक मौजूद है इसमें। क्लियर है, तो ये भी एक जो ऑप्शन है ना वो सॉरी जो आंसर है वो गलत दिया है यहाँ पर एसएससी ने, एसएससी ऐसे करती रहती है हर एक में। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट फंडामेंटल ड्यूटीज, तो आधे से ज्यादा लोगों को पता होगा आप लोगों को 51 का ए है, इसमें कोई शक सवाल वाली बात ही नहीं उठती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को पता ही होगा, पता है या नहीं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके, आर्टिकल 32 के बारे में बात करें तो इसमें ए नहीं है, बल्कि देखो ये सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है जिसमें उसको राइट दिए गए हैं कि वो 5 रिट इशू कर सकता है अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन करता है तो, ठीक है। आर्टिकल 45 के बारे में बात करें तो 45 के बारे में ठीक है, इसका है कि ये एक डीपीएसपी है जिसमें बताया ये गया है कि भाई जो अर्ली चाइल्ड है ना उनको पोषण प्रोवाइड करेगा राज्य, और 6 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान सरकार देगी, राज्य सरकार, ठीक है। 62 में अगर बात करें तो ये वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, जिसका है कि वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ना वो पोस्ट है वो 6 महीने से ज्यादा वेकेंट नहीं रहेगी। क्लियर, तो इतना आप लोग को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम इज एसोसिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांस फॉर्म, तो ये है लास्य शैली, ठीक है। लास्य शैली जो है ना वो मोहिनी अट्टम का पार्ट है। अच्छा, बाकी अगर हम बात करें तो देखो ये जो है कि समापदम ये भारतनाट्यम से रिलेटेड है, भारतनाट्यम से रिलेटेड है। ये भारतनाट्यम की एक प्रारंभिक मुद्रा है, मतलब जब भारतनाट्यम शुरू किया जाता है तो उनकी ये प्रारंभिक मुद्रा होती है, ठीक है ना। त्रिभंगा के बारे में बात करें तो ये ओडिसी डांस जो होता है ना, ओडिसी डांस उसकी एक विशिष्ट मुद्रा है, मतलब एक विशेष मुद्रा है, ठीक है। अगर चौक के बारे में बात करें तो ये ओडिसी की नॉर्मल परंगत, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि परंपरागत, मतलब एक तरीके से कोई परंपरागत खड़े होने का स्टाइल होगा तो ये वो चीज़ है। क्लियर है, तो इस तरीके से आप लोगों को पता चलो। तो ये थे देखो आज के 25 सवाल, 25 जो है ना वो 10 तारीख का दूसरा वाला जो पेपर था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर जीएस का सॉल्व करा दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और चीज़ें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।